नमस्कार दोस्तों। हम लोग मिशन जेपीएससी 2026 के तहत जेपीएससी के पेपर 2 के हर एक पॉइंट को एक-एक करके सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर रहे हैं। पिछला जो हम लोगों का क्लास था वो था मुंडा शासन व्यवस्था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो है नागवंशी शासन व्यवस्था। आप लोगों को पता है पेपर 2 के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है वो है झारखंड का इतिहास और इसमें 7 सब टॉपिक पढ़ने, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। आज दूसरा है नागवंशी शासन व्यवस्था। इससे भी एक प्रश्न ही आपको देखने को मिलेगा। इससे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका जवाब आप खुद कमेंट में बताइएगा वीडियो को देखने के बाद। तो ये है 2016 में एक क्वेश्चन आया था, लास्ट में ये क्वेश्चन हम पढ़ भी देंगे। उसके बाद ये 2021 में आया था, सिलेबस चेंज होने के बाद ये क्वेश्चन आए हैं। फिर 2024 में जेपीएससी का बैकलॉग हुआ था, उसमें ये सवाल पूछे गए थे। और पिछला जो जेपीएससी था 11 to 13 उसमें ये सवाल आपका आया था। सारा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इस सवाल को हम पढ़ देंगे, इसका जवाब जो है आप दीजिएगा। आज हम लोग जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो इस माइंड मैप के केवल एक हिस्से में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये आपको ऐप में मिल जाएगा आने वाले दिन में, अभी अपलोड नहीं किए हैं, आने वाले दिन में अपलोड हो जाएगा। सारा चीज को हम यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हाईलाइट किया हुआ है। डिटेल अगर पढ़ना चाहे तो वो भी ऐप में अवेलेबल है, अभी भी ई बुक में जाइएगा तो आपको वो मिल जाएगा, मतलब इस चैप्टर का डिटेल आपका नोट्स मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था से नागवंशी शासन व्यवस्था की हम लोग और कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है केवल शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था पढ़ना है, इसीलिए हम लोग ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और उम्मीद करते हैं आप झारखंड को पढ़ रहे होंगे, झारखंड का इतिहास, भूगोल और संस्कृति भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वो भी है। तो आप जरूर पढ़े होंगे कि झारखंड में जो सबसे पहला राजवंश था वो था मुंडा राजवंश। यहाँ पे ऋषा मुंडा जो है आते हैं और सुतिया पहान के अध्यक्षता में एक सुतिया नाग खंड का स्थापना करते हैं। और इस तरह से झारखंड में हम कह सकते हैं सबसे पुराना राजवंश जो है वो मुंडा राजवंश यहाँ पे शुरू होता है। मुंडा राजवंश का कहा जाता है सबसे अंतिम राजा जो थे वो मदरा मुंडा थे, और मदरा मुंडा का 2 बेटा था। एक बेटा जो था वो गोद लिया हुआ था और एक बेटा जो था वो उसका खुद का था। दोनों में द्वंद्व होता है और द्वंद्व होने के बाद जो गोद लिया हुआ बेटा था वही जीत जाता है। और गोद लिया हुआ जो बेटा था उसका नाम था फनी मुकुट राय। उम्मीद करते हैं आप उसका नाम सुने होंगे, जो कि नागवंश का था, यानी एक सदान था। तो यहाँ पे मदरा मुंडा जो है अपना शासन व्यवस्था, अपना पूरा राजपाट एक सदान को दे देते हैं, यानी कि फनी मुकुट राय जो कि नागवंशी था उसको दे देते हैं। और इस तरह से जनजातीय शासन यहाँ पे समाप्त होता है, यानी मुंडा शासन समाप्त होता है और नागवंश का शासन प्रारंभ होता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था किस तरह से था, वो लोग कैसे शासन करते थे, ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जानते हैं कि जब मुंडाओं से ट्रांसफर हो गया नागवंशियों के पास शासन व्यवस्था या राजपाट, तब नागवंशी जो है अपना शासन व्यवस्था को कैसे आगे लेके चले। आपको पता होगा कि नागवंश जो है उसका अस्तित्व अभी तक हमको देखने को मिलता है। तो समझ लीजिए कि 83-84 का ये घटना है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय है। तो पहली शताब्दी से ये राजवंश चलता आ रहा है और अभी तक ये आपको कहीं ना कहीं छिटपुट देखने को मिलता है। इसका अवशेष जो है रातू में अभी भी जाइएगा तो देखने को मिलता है, रातूगढ़ किला देखने को मिलता है, पालकोट वगैरह में भी जाइएगा तो कहीं ना कहीं इसका अवशेष आपको मिल जाएगा। तो उतना लंबा समय में शासन व्यवस्था एक ही प्रकार का तो नहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेज आए होंगे, तो वो चेंज भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मुंडा में जो था उसको ये लोग अपनाएंगे, क्यों? क्योंकि मुंडा से जस्ट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है नागवंशी का। तो मोटा मोटी जो इनका विशेषता रहेगा वो शुरुआत में इनके विशेषता में भी शामिल हो जाएगा, लेकिन समय के साथ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे परिवर्तन होते जाएगा। वही परिवर्तन को हम देखेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मुंडा शासन व्यवस्था से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है कौन सा शासन व्यवस्था? नागवंशी शासन व्यवस्था। और नागवंशी शासन व्यवस्था में यहाँ पे जो फनी मुकुट राय है या आने वाले जो भी यहाँ पे नागवंशी राजा होंगे वो थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, लेकिन हमको क्या देखने को मिलता है कि शासन व्यवस्था लगभग मुंडाओं के जैसा ही था। तो अचानक जैसे कि हम लोग का क्या हुआ कि देश जब आजाद हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि पूरी तरह से नए शासन व्यवस्था को ही हम अपना लिए। अंग्रेज का जो शासन व्यवस्था यहाँ पे दिया गया था, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम दिया हुआ था, जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज जो बना रहे थे 1935 का अधिनियम या उससे पहले का 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट बनते आ रहा था, उसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलता है, हमारे प्रशासन में कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसी तरह से मुंडाओं का जब इतना दिन शासन रहा और उसके बाद नागवंशियों के पास शासन व्यवस्था आया, तो मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था का विशेषता था वो नागवंशी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या क्या चेंजेस हुए वो हम थोड़ा बहुत देखने का या समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि
क्योंकि यही सब चीज जो है आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो चेंज किया गया वो किया गया पढ़ा पंचायत को। हम लोग जानते थे कि पहले क्या होता था कि गांव होता था, गांव का जो हेड होता था उसको हम लोग मुंडा कहते थे। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के हेड को क्या कहा जाता था? मुंडा। और 5 से 20 गांव का जो समूह होता था उसको हम लोग पढ़ा पंचायत के नाम से क्या करते थे, जानते थे। परगना के नाम से हम पढ़ा पंचायत के नाम से उसको क्या करते थे, जानते थे। अब पढ़ा पंचायत को ये लोग जो है वो चेंज कर देंगे और चेंज करके इसका नाम क्या रखेंगे, परगना रख देंगे। तो इस तरह से एक मेजर चेंज यहाँ पे आपको क्या करने जो होता है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़े थे कि मुंडाओं के गांव का जो 5 से लेके 20 गांव का जो समूह होता है उसको पढ़ा कहते हैं, पट्टी कहते हैं, या कहीं कहीं हम आपको बताए थे मानकी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो पढ़ा था प्रशासनिक इकाई का जो नाम था, उस पढ़ा को अब यहाँ पे कहने लग गया, क्या कहा जाने लग गया, परगना कहा जाने लग गया। और यहाँ सबसे सवाल आता है, ये चीज ध्यान रखिए, हम बार बार कहते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके ऑथेंटिक बुक से आपको हम बढ़ाने का या बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो हर एक चीज से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया पढ़ा पंचायत की प्रशासनिक इकाई परगनादारी में क्या होगी, परिणत हो गई। इससे सवाल पूछा गया था पिछला जेपीएससी में। कैसे पूछा गया था वो भी आप लास्ट होते होते देख लीजिएगा। पढ़ा के पारंपरिक प्रमुख को मानकी का पदनाम से बदलकर ठाकुर कर दिया गया। ये पिछले जेपीएससी में पूछा गया था। अभी लास्ट में क्वेश्चन बताएंगे तो उसका आंसर आप आंसर जो है जरूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रशासनिक इकाई का नाम बदल गया। पहले पढ़ा पंचायत कहा जाता था, अब पढ़ा पंचायत को परगना कहा गया। तो पढ़ा पंचायत का जो हेड होता था वो पढ़ा राजा या मानकी कहलाता था। तो इस तरह से जब प्रशासनिक इकाई का नाम ही बदल दिए तो प्रशासनिक इकाई का जो हेड होता है उसका नाम भी आपको बदलना होगा। तो यहाँ पे प्रशासनिक इकाई का हेड होता था पढ़ा राजा, अब इसको बदल के हम परगना कर दिए, या नागवंशी जो थे वो परगना कर दिए, तो इसका हेड का नाम भी बदल दिया गया और मानकी या पढ़ा राजा की जगह अब इसे ठाकुर कहा गया। और इस तरह से ठाकुर जो होते थे वो अपने क्षेत्र के एक तरह से कह सकते हैं राजा ही कहलाते थे। अगर हम डिटेल किताब से यहाँ पे पढ़े तो कहा जाता है लाल या यहाँ लिखा हुआ है लाल या ठाकुर अपने खास इलाके के राजा ही होते थे। कले का मतलब है जो भी इलाका उसको दिया जाता था उस इलाका के वो छोटे मोटे राजा ही कहलाते थे। और इस तरह से यहाँ पे नागवंशी जो है अपने क्षेत्र को कई परगनों में बांटे थे। जैसे कि पढ़ा से ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या होता था, 22 पाढ़ा का एक राजा होता था। तो 22 पाढ़ा छोटे छोटे पाढ़ा में बदला हुआ था, और वो छोटे जो पाढ़ा होते थे उसमें छोटे छोटे क्या होते थे, गांव। तो इस तरह से एक नागवंश क्या था, एक पूरा एक राज्य था, हम कह सकते थे पूरा एक राजवंश था। और उस जो राजवंश है उसको छोटे छोटे परगने में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। और उस परगने के हेड को यहाँ पे ठाकुर कहा जाता था। ये सवाल पूछा गया था। पद और ओहदे, अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि सीएम होते हैं, अभी हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे कि सीएम है या पीएम है तो अकेले काम करेंगे नहीं। तो इतना बड़ा नागवंश है, हम कह सकते हैं कि छोटा नागपुर का सबसे बड़ा राजवंश और सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश जो है वो नागवंश ही है। तो नागवंशी का जो हेड होगा वो कौन होता था, तो नागवंशी का जो हेड होता था उसको राजा या महाराजा करते थे और कहते थे। और ये भी सवाल आता है, जैसे कि अभी जो हेड है प्रशासनिक हेड कौन होते हैं, सीएम होते हैं। और एक तरह से संवैधानिक हेड अगर हम कहें तो वो होते हैं राज्यपाल। उसी तरह से देश में जो है अगर राजनीतिक प्रमुख अगर कहा जाए, जो मेन पावर होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, और संवैधानिक पावर जो होता है वो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास होता है। और अगर मुंडा शासन व्यवस्था की बात करें, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो कृपया देख लीजिएगा। तो गांव का जो हेड होता था उसको मुंडा कहते थे, और मुंडा जो होता था वो राजनीतिक प्रमुख भी होता था, न्यायिक प्रमुख भी होता था और सामाजिक प्रमुख भी होता था। लेकिन अब यहाँ पे एक राजवंश का स्थापना किया गया, तो राजवंश में राजा होता है, और राजा जो होता है वो सभी चीज का प्रमुख होगा, और उसका नाम जो है यहाँ पे दिया गया है महाराजा। मतलब नागवंश का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, या हम कह सकते थे सबसे बड़ा जो पद होता था वो महाराजा का ही होता था। तो इस तरह से फनी मुकुट राय जो है हम कह सकते हैं नागवंश का सबसे पहले महाराजा थी। अब उसके बाद महाराजा को सहायता करने के लिए अभी एक तो हम ठाकुर पद पढ़ लिए कि परगना जो है उसके अधिकारी को या उसका हेड को क्या कहते थे, ठाकुर कहते थे। तो ठाकुर के साथ साथ लाल है, अभी भी आपको लाल जो है वो देखने को मिल जाएगा, लाल टाइटल जो है वो देखने को मिल जाएगा। वो नागवंशी परिवार से ही एक तरह से रिलेटेड थे, या नागवंशी परिवार के वो मंत्री थे। तो इस तरह से ये लाल और
ठाकुर अपने क्षेत्र के राजा ही कहलाते थे। वहां का जितना भी प्रशासनिक इकाई है, चाहे जो भी देख रेख करना, न्यायिक वगैरह, टैक्स वगैरह से संबंधित, उस चीज का देख रेख यही लोग करते थे, लाल और ठाकुर। तो आपको पूछा जाएगा कि जैसे वहां पे मुंडा, हम बार बार पिछले वीडियो का चर्चा कर रहे हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन देखे होंगे और उसको अच्छे से समझे होंगे तो हम जो भी बोल रहे हैं वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो वहां पे होता था मुंडा, जो कि हम कह सकते थे गांव का हेड होता था, और उसका सहायता करने के लिए एक होते थे पाहन, दूसरा होता था पुजार पाहन, और इन तीनों का सहायता करने के लिए होता था महतो, जो कि सूचना का आदान प्रदान करता था। तो उसी तरह से यहाँ पे महाराजा का सहायता करने के लिए लाल होता है, ठाकुर होता है, और तीसरा जो होता है कुंवर होता है। लाल और ठाकुर को तो अपना एक छोटा छोटा इलाका दे दिया जाता है और वहां पे उसको देखरेख करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो कुंवर जो है उसी तरह से एक अधिकारी है। तो ये सब पूछा जा सकता है, लाल, ठाकुर, कुंवर किस शासन व्यवस्था से जुड़े हुए थे? तो ये सवाल इस तरह के देखने को मिलते हैं, आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और अधिकारी है महतो। महतो के बारे में अभी हम आपको जस्ट बताया कि मुंडा शासन व्यवस्था में, अभी आपको हम क्या बोले कि मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव नागवंश में दिखेगा। तो अधिकारी के नाम भी आपको क्या होंगे, जो मुंडा में दिख रहे थे वो नागवंश में भी दिखेंगे। लेकिन कुछ बहुत चेंज हुआ, जो चेंज हुआ वो चीज आपको बता दिया गया, और वो चीज से सवाल भी पूछा गया, और पिछले जेपीएससी में ही पूछा गया 11 to 13 जेपीएससी में। तो इस तरह से इस चीज को, ट्रांजिशन को समझना है कि क्या बदलाव हुआ है। महतो, जिसको महत्तम भी कहते थे, गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति को महतो कहा जाता था। तो वहां स्पष्ट बोल दिया गया था कि सूचना का आदान प्रदान जो है वो महतो के माध्यम से ही होता था। मुंडा अगर कोई सूचना दूसरों को पहुंचाना चाहता था तो वो महतो के माध्यम से वो सूचना को पहुंचाता था। तो यहाँ पे लिखा गया है महतो जो होता था वो गांव का एक क्या होता था, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। तो इस तरह से महतो के बारे में आपका यहाँ पे दिया गया। उसके बाद एक और पद है जिसका नाम है भंडारी, और एक पद है जिसका नाम है क्या, भंडारी। नाम से ही अभी भी देखिए भंडारी टाइटल भी होता है। तो चलिए ठीक है, वो टाइटल और ये टाइटल में क्या डिफरेंस है वो आप खुद समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग समझते हैं नागवंशियों के अधीन जो अधिकारी होता था भंडारी, या उसको भंडारी कहते थे, उसका काम क्या होता था। तो इमेज देख के आपको पता चल गया होगा कि ये जो है पहरेदारी का काम करते थे। ये क्या का काम करते थे, पहरेदारी। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जो ये भंडारी थे वो भी नागवंशी के एक अधिकारी थे। उसके साथ साथ भंडारी का और भी काम था, ये राजा का जो जमीन होता था उसमें खेती बाड़ी करता था और करवाता भी था। मतलब हर एक व्यक्ति तो खुद से सब काम नहीं कर सकता है, तो थोड़ा बहुत काम खुद से भी करते थे और थोड़ा बहुत काम जो है वो दूसरे से करवाते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इस इमेज को देखिएगा तो सबसे पहला इमेज में जो है भंडारी का काम आपको दिखेगा सुरक्षा प्रदान करना एक तरह से, या पहरेदारी का काम होता था। और दूसरा जो है, यहाँ इस इमेज को देख के आपको पता चल रहा होगा कि खेती बाड़ी का ये लोग क्या करते थे, काम करते भी थे और करवाते थे। क्योंकि पहले का जो सबसे प्रमुख कृषि जो कार्य था वो क्या था, कृषि कार्य था। अभी भी हम कहते हैं हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो इस तरह से ये लोग खेती काम करते थे, और वहां से जो भी अन्न वगैरह आता था वो राज भंडार में जाता था। राजा का जो खाना पीने या राज परिवार का जो भरण पोषण होता था इससे होता था, और टैक्स भी थोड़ा बहुत आता होगा। अन्य बहुत सारे और अधिकारियों का नाम दिया गया है, जैसे कि पोदार है, अमीन है, शानी है, बड़ाइक है, विरतिया है, घटवार है, इलाकादार है, दिगवार है, कोटवार है और गोड़ाइट है। जो किताब से आप नोट्स बना रहे थे उसमें सब अधिकारियों का डिटेल जो है वो नहीं दिया गया था। तो इसीलिए हम यहाँ पे पद का नाम आपको बता दिए हैं। हो सकता है आपको पद का नाम पूछा जाए, डिटेल अगर कहीं पे मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। हमको नहीं मिला था इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें अंदर नहीं गए। इसके अलावा भी और कुछ कुछ नाम दिया गया है, जैसे जमादार है, ओहदार है, बरकंदाज है, तोपची है, चौबदार है, जमादार है। कुछ कुछ यहाँ पे रिपीट भी हो गया, बराहीन है, गौजू है, पांडे है। ये सभी स्थानीय स्तर के मामले को ये ही निपटारा करते थे। मतलब सब अधिकारी थे, कोई छोटा अधिकारी था, कोई बड़ा अधिकारी था। तो अपने अपने क्षेत्र में किसी को बड़ा क्षेत्र मिला है, जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं ना कि कोई मुखिया है, कोई वार्ड परिषद है, कोई विधायक है, तो कोई एमएलए है, तो कोई सांसद है। तो इस तरह सब अधिकारी थे। कोई बड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था, कोई छोटे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। तो सबको अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य को देखरेख करने के लिए छोड़ दिया गया था, और इस तरह से प्रशासन जो है स्मूथली चल रहा था। आपको देखिए परेशान नहीं होना, जैसे अभी का प्रशासन चलता है ना उसी तरह से पहले भी प्रशासन चलता था। बस अधिकारियों के नाम थोड़ा से अलग थे, और प्रशासन का थोड़ा सा तरीका जो है वो समय के साथ, तो अभी भी आप बदलाव देखिएगा तो पहले जो था उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आते गया। तो ये चीज को ही आपको जानना है कि पहले कैसे था। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा राजवंश है, तो राजवंश तो ऐसे चलेगा नहीं, बिना पैसा का कोई भी चीज चलता है नहीं। तो इन लोगों का राजवंश जो है वो कैसे चलता था, या इनका जो राजपाट है वो काम कैसे करता था। तो सबसे प्रमुख था टैक्स।
अगर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो राजा सरवाइव कैसे कर पाएगा, अपना जो राज्य है उसका सुरक्षा कैसे कर पाएगा। तो नागवंशी शासनकाल में खेती के लिए भूमि बनाने की छूट थी। तो आगे आप देखिएगा जब अंग्रेज काल में हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पे देखेंगे कि अंग्रेज यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स जो है इंपोज करती है, और इस कारण लोग जो है यहाँ के या झारखंड में बहुत ज्यादा विद्रोह भी आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआती चरण आपको समझना होगा कि शुरुआत में क्या था और क्या बदलाव आता है जिसके कारण यहाँ के लोग जो है विद्रोह करते हैं, वो चीज आपको इसी हिस्ट्री को पढ़ने से पता चलेगा। तो शुरुआत में आप देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि नागवंशियों का जब यहाँ पे शासन था तो कोई भी व्यक्ति जंगल को साफ कर सकता था और जंगल को साफ करके यहाँ पे खेती कर सकता था, इस चीज की छूट थी और उसके लिए उसको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था, इस पर कोई भी लगान नहीं लगाया जाता था। लेकिन अब बाद में देखिएगा जंगल पे भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा, यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट लाया जाएगा और इस तरह से जंगल पे जो है अधिकार बढ़ाया जाएगा। आप चाहे बिरसा मुंडा का आंदोलन पढ़ लीजिए, चाहे दूसरे भी आंदोलन देखिए, जल जंगल और जमीन का ही यहाँ के जो आदिवासी थे या जो भी यहाँ के लोग थे वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उन पे कब्जा किया जा रहा था इसलिए। तो शुरुआती चरण में हम देखते हैं कि यहाँ के राजा जो है जंगल को साफ करने का अधिकार दे दिए थे, जंगल को साफ करो, काटो, खेती करो, हमको बहुत ज्यादा कोई टैक्स नहीं। पहले उपहार दिया जाता था कि चलो ठीक है राजा हमारे ऊपर शासन कर रहा है तो राजा का भी भरण पोषण हो, तो हमारा अगर खेती में अच्छा उपजाऊ हुआ तो थोड़ा बहुत हम पैसा जो है पैसा अन्न जो है या जो भी है वो राजा को खुशी से क्या करते थे, दान करते थे। राजा बहुत ज्यादा जो है हम लोगों के ऊपर या यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करता था। इसीलिए आप देखिएगा यहाँ बड़ा बड़ा आपको महल देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के राजा वैसे ही थे जैसे कि प्रजा थे, बस उसको पद एक राजा का मिल गया था, लेकिन यहाँ पे प्रजा भी खेती का काम कर रहा है और पता चल रहा है राजा या जो बड़े मंत्री पद थे वो भी खेती का काम करते थे, मतलब आपस में सब मिलजुल के ही रहते थे, है ना। ये चीज आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जब कहा गया कि कोई भी यहाँ का जंगल साफ कर सकता है, खेती कर सकता है, जमीन बना सकता है, तो अलग अलग कैटेगरी का जमीन जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यदि सदान जंगल को साफ करते थे और जमीन बनाते थे खेती लायक तो उस जमीन को हम लोग बोलते थे कोड़कर जमीन, और वही अगर जंगल को मुंडा साफ करे और खेती लायक अगर जमीन बनाए तो उसको बोलते हैं कुटकटी। ये सब आगे आपको काम देगा। और अगर कोई उरांव जो है जंगल को साफ करता है और खेती लायक जमीन बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भूइंहरी। तो कहीं ना कहीं ये शब्द अभी भी प्रचलन में है और इसीलिए कहा जाता है आपको अच्छे से सारा चीज को पढ़ना चाहिए ताकि आपका जो नॉलेज है वो इनहांस हो। और चूंकि हम बार बार आपको कह रहे हैं आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनिएगा तो ये कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ चीज है, तो आपको ये सब चीज क्या करना होगा, जानना होगा। आप खुदकटी नहीं जानिएगा, भुइंहरी नहीं जानिएगा, सीओ बन जाइएगा तो काम कैसे कीजिएगा, कोड़कर जमीन किसको कहते हैं, तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको एग्जाम के समय है ना ये सब सिलेबस में डाल दिया गया है ताकि आप इन सब चीजों को पढ़ के खुद ही क्या कर ले, जान ले। अब चलिए अगला चीज हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, मुगल काल। अब देखिए हम प्राचीन काल से हम जैसा कि बताए नागवंशी जो है अभी तक उसका अस्तित्व मिलता है, तो पहली शताब्दी से लेके अभी 21वीं शताब्दी तक है, तो बीच में बहुत सारा ट्रांजिशन देखने को मिला होगा। तो अब आता है मुगल काल। अब मुगल काल में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि प्राचीन काल में तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि राजा जो है जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता नहीं था और यहाँ के लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार करता नहीं था, ऐसा कोई प्रमाण हम लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन मुगलों का हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं। मुगल जो है वो टैक्स क्या करते थे, लेते थे, और इसीलिए आप देखिएगा कि अगर कोई राजा टैक्स नहीं देता है तो उस राजा को कब्जा भी कर लिया जाता है या उस राजा के ऊपर अधिकार भी कर लिया जाता है, मतलब उसको पकड़ लिया जाता था। हिस्ट्री में ये सब चीज हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये चूंकि शासन व्यवस्था है तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज आपको बताते हैं, उम्मीद करते हैं आप याद कर रहे होंगे कि 1585 में अकबर जो है 1585 में अकबर जो है अपना शहबाज खां कंबू नाम का एक सेनापति भेजता है और यहाँ का जो राजा था उस समय नागवंशी राजा मधुकरण सिंह, उसको उठा के ले जाता है और मधुकरण सिंह को वहां पे उपाधि भी दिया जाता है अकबर के द्वारा और शाह हो जाता है। तो इस तरह से मधुकरण सिंह जो है शाह हो जाता है और उसके बाद वो टैक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से यदि आप मुगलों को टैक्स दीजिएगा तो शांति से आप शासन कीजिए, और अगर टैक्स नहीं दीजिएगा तो कहीं ना कहीं जो है आपको परेशान किया जाएगा। तो इसी क्रम में एक हमको देखने को मिलता है कि जहांगीर जो है वो यहाँ के नागवंशी राजा दुर्जन साल को क्या कर लेता है, एक तरह से कहिए पकड़ लेता है, क्योंकि ये टैक्स नहीं देते, रेगुलर टैक्स नहीं देते, क्योंकि इनका प्राचीन काल से ही क्या था, एक तरह से आदत था किसी को टैक्स नहीं देना, खुद स्वशासन करना। ये ज्यादा किसी से टैक्स लेते भी नहीं थे और किसी को देते भी नहीं थे। लेकिन अचानक से कोई आता है और टैक्स मांगने लग जाता है तो चलो ठीक है, परेशान किया तो या पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, तो आपको टैक्स देने के लिए क्या कर लिए, बाध्य हो गए। लेकिन बाद में कभी कभी क्या हो जाता है कि राजा परेशान नहीं कर रहा है तो छोड़ देता है टैक्स, लेकिन फिर मुगलों के द्वारा आक्रमण किया जाता है और टैक्स जो है मांगा जाता है। तो इसी क्रम में दुर्जन साल को पकड़ लिया गया
गया था 1615 में, और 1615 में पकड़ के उसको ग्वालियर किला में डाल दिया गया था। इस तरह के किले थे। ग्वालियर किला जो है उसमें उम्मीद करते हैं आप लोग अगर घूमने वगैरह गए होंगे तो गए भी होंगे ग्वालियर किला। तो वहां पे नागवंशी राजा को बंदी बना लिया गया और इस तरह से 12 साल 1615 से लेकर 1627 तक वो वही किला में बंद रहते हैं। उसके बाद आप एक कहानी भी, नाटक भी पढ़े होंगे नागपुरी वगैरह सब में, या ऐसे भी पढ़े होंगे कि यहाँ के राजा को हीरा नागपुर का राजा कहते हैं। तो हीरा का परखी कहा जाता था यहाँ के राजा को। तो एक बार जो राजा है जहांगीर है उसको यही दिक्कत हुआ या ये परेशानी हुआ कि कौन असली हीरा है कौन नकली हीरा। तो वो असली हीरा बता देता है ना, कि ये असली हीरा है। दोनों में वहां पे नाटक में देखिएगा कि दोनों को मारने के लिए कहा जाता है एक घाना से, जो बड़ा हथौड़ी होता है ना उसको घाना कहते हैं, तो घाना से मारने के लिए कहा जाता है। तो आपको पता है हीरा मजबूत होता है तो वो टूटता नहीं है, घाना के अंदर चला जाता है, और जो हीरा जो था डुप्लीकेट था वो चूर हो जाता है। तो इस तरह से राजा खुश होता है, इसको रिहा कर देता है। इसके साथ साथ 9 राजा भी क्या होते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। तो 9 राजा जब इसके शासनकाल में, मतलब हमारे इलाके में आते हैं तो देखते हैं राजा का घर प्रजा का घर में कोई डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ के राजा टैक्स ही नहीं लेते थे। तो इसीलिए वो लोग जो है दोईशा में, यानी कि अभी जो जाइएगा तो आपको गुमला इलाका पड़ेगा, तो वहां पे ये लोग 5 मंजिला भवन बनाते हैं, जिसको हम लोग राजा दुर्जन साल का किला के तौर पे जानते भी हैं, है ना। उसको नवरत्न गढ़ भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं अगर आप घूमने वगैरह गए होंगे तो आप जानते भी होंगे। तो ये जो है 6000 रुपया देने के लिए क्या होता है, जब रिहा करता है ना 1627 में, तो 6000 रुपया टैक्स देने के लिए मान जाता है, और इस तरह से ये सालाना 100,000 रुपया जब टैक्स देता है तो इसको रिहा कर दिया जाता है। और सोचिए कि ये सवाल भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जेपीएससी में ही पूछा गया है। तो इस तरह के डिटेल चीज जो है वो भी आपको पढ़ने हैं, और कॉन्सेप्ट वाइज आप क्या करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, तभी आप किसी चीज को क्लियर समझ पाते हैं। अब यहाँ पे वही हो गया, एक बार टैक्स देने के लिए, वहां 27 का घटना था 1632 में, फिर ये लोग टैक्स में आनाकानी करने लगे, क्योंकि यहाँ का हम बोले आदत ही नहीं था किसी को टैक्स देना। मन किया तो दिए, नहीं मन किया तो नहीं दिए। जैसे नहीं दिए तो फिर उधर से कोई ना कोई अधिकारी आएगा और बोलेगा भैया हमको टैक्स दो। तो इसी क्रम में 1632 में बिहार के जो सूबेदार थे, क्योंकि बिहार के अधीन ही ये क्षेत्र था, तो सूबेदार थे, 1,36,000 रुपया सालाना कर देने पर बंदोबस्त किया। तो ये भी पीवाईक्यू में है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह में हम लोग फोकस करते हैं। तो यही इस चीज हम बताना चाह रहे हैं कि पीवाईक्यू को आप देखिएगा तो पता चलेगा कि अगर इस तरह के डाटा पूछे जा रहे हैं तो हमको इस तरह के डाटा को याद करने। 2 डाटा याद कर लिए, तीसरा वाला डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम इसको याद करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह के 2 डाटा ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। 36 में, यानी कि 32 के बाद 4 साल बाद फिर से ये लोग नहीं दिया होगा, फिर से यहाँ पे ये लोग टैक्स बढ़ा देता है, 1,61,000 रुपया इसका कर दिया जाता है 1636 में। तो इस तरह से ये जो है मुगल काल का था। तो मुगल काल में हमको क्या देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में बहुत ज्यादा यहाँ के ना राजा यहाँ के जनता पे टैक्स वसूलते थे, और ना यहाँ के राजा पे कोई जो है वो टैक्स वसूलता था। एक तरह से ये लोग जो है स्वतंत्र होकर शासन करते थे। लेकिन मुगल काल आते यहाँ के राजाओं के ऊपर मुगलों का नियंत्रण हो गया, अप्रत्यक्ष ही सही लेकिन नियंत्रण हो गया। ये सालाना टैक्स देने के लिए स्वीकार करते हैं, और अगर आप किसी को सालाना टैक्स दे रहे हैं तो आपको भी तो कहीं से पैसा आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जनता पे भी ये लोग जो है टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिए होंगे। तो उसके बाद आता है ब्रिटिश काल। मुगल काल के बाद अब हम लोग चलते हैं ब्रिटिश काल, और देखते हैं इनके शासन व्यवस्था में ब्रिटिश काल में क्या डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। शासन हम लोगों को पढ़ना है, और ये कहीं ना कहीं आपको नागवंशी का जब हिस्ट्री पढ़िएगा वहां पे भी आपको काम देगा। तो ये ओवरलैपिंग थोड़ा सा हो सकता है ना। चलिए, तो ब्रिटिश काल में अगर हम देखें तो 1765 में दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा का यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों को मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं इलाहाबाद की संधि होता है, और इलाहाबाद की संधि के बाद जो है ये दीवानी अधिकार इन लोगों को मिलता है। दीवानी अधिकार यानी कि टैक्स जो है वसूल करने का अधिकार मिलता है, और इस तरह से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने के लिए जो अंग्रेज थे वो क्या करेंगे, यहाँ के जो लोग थे या यहाँ का जो रहने वाला था उसी आदमी को एक तरह से अधिकारी के रूप में रख लेगा, जिसमें एक व्यक्ति था बंगाल मोहम्मद रजा खान, और दूसरा व्यक्ति था बिहार का राजा सितब राय। इसको कहा जाता है भैया तुम हमको टैक्स, यहाँ के छोटे छोटे जो इलाके हैं उसको तो तुम जानता है, वहां से जाओ और टैक्स कलेक्ट करो और इस तरह से हमको टैक्स दे दो। तो अंग्रेज तो नया नया यहाँ पे आए थे, और नया नया यहाँ पे आने के कारण यहाँ के इलाके के बारे में जानते नहीं थे, कहाँ पे कौन गाँव है, कहाँ पे कौन जमीन है, कहाँ के राजा का अधिकार कितना क्षेत्र है। तो यहाँ के लोगों को वो क्या कर लिए, रख लिए, और रखने के बाद जो है यहाँ पे
टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए। लेकिन इस टैक्स कलेक्शन को हटा दिया जाएगा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। मतलब इस व्यक्ति को धीरे धीरे यहाँ के इन्वायरमेंट को समझने लगेंगे, कैसे टैक्स वसूलना, ये सब सारा चीज इनको समझ में आने लग जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग जो है 1772 में इन दोनों अधिकारियों को हटा देता है और कलकत्ते में राजस्व बोर्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है। और इस तरह से बोर्ड ने अपने कर संग्रह टैक्स कलेक्टर नियुक्त किए। मतलब कहने का मतलब है यहाँ के अधिकारी को हटा दिया गया और खुद का अधिकारी रख लेता है टैक्स कलेक्ट करने का अधिकारी। उसके बाद 1773 आता है। 1773 में एक प्रशासनिक इकाई बनाया जाता है, रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर, और इस तरह से रामगढ़ जिला का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर हम लोग देखते हैं प्रशासन। फोर्ट विलियम, ये जो रामगढ़ जिला है उसका प्रशासन कहां से चलता है, तो फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में था उसके गवर्नर के से चलता है। सैनिक छावनी हजारीबाग में था। मिलिट्री कलेक्टर बनाया गया जिसका कैप्टन जॉन कैमक जो थे वो हेड थे। तो एक तरह से अभी कलेक्टर होता है ना, तो उसी तरह से उस समय मिलिट्री को ही क्या बना दिया गया, कलेक्टर, जिसका नाम था कैप्टन जॉन कैमक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो अगला है 1789 का घटना, जिसमें छोटा नागपुर के राजा के साथ, छोटा नागपुर राज जो है वो 10 साल के लिए बंदोबस्त कर दिया गया। तो दर्पनाथ सा यहाँ के राजा थे, वहां जैकब कैमक के साथ इसका क्या होगा, संधि होगा, और ये क्या करने के, टैक्स देने के लिए स्वीकार भी कर लेते हैं। टैक्स कितना देते हैं वो भी हम लोगों को याद करना है। अभी यहाँ पे आगे रामगढ़ जिला के बारे में देख लेते हैं, फिर वो भी बताएंगे। तो 1780 में रामगढ़ जिला के अधीन कर दिया गया। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को सिविल जज, मजिस्ट्रेट के अधीन और कलेक्टर के अधीन रख दिया गया। मतलब 2 अधिकारी दे दिए गए इस डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए। उसके बाद अगर इस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब इसमें कुछ आप मुद्दा लेके गए, उसके ऊपर आपको अपील करना है, तो 1780 से 93 तक गवर्नर जनरल कलकत्ता में अपील कर सकते थे। बाद में छोटे छोटे यहाँ पे आपको प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया, पटना, ढाका, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद में। 1799 में दोनों के कार्यभार को अलग कर दिया गया, यानी सिविल जज और मजिस्ट्रेट का कार्य थोड़ा बढ़ गया होगा तो उसको अलग कर दिया गया, और कलेक्टर को पुनः फिर से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। 1809 में 4 जून 1809 को 6 जमींदारी थाने, मतलब यहाँ के लोग ज्यादा विद्रोह ना करे तो थाना बनाया गया। 1861 में इसे समाप्त कर दिया गया और 61 में एक्ट 5 के अधीन सरकारी थाने की स्थापना की गई, यानी सरकारी थाना, मतलब रूल रेगुलेशन सही रहे इसके लिए। 1833 में रेगुलेशन 13 के अंतर्गत रामगढ़ जिले को साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अधीन कर दिया गया। तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एक तरह का नॉन रेगुलेशन एरिया था, जिसमें जो बाहरी हस्तक्षेप था वो कम था, या थोड़ा बहुत यहाँ पे नियम जो है थोड़े दूसरे टाइप से लागू होते थे। ये इसका समरी है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये जो है ब्रिटिश काल का छोटा नागपुर प्रशासनिक विकास का ये थोड़ा सा यहाँ समरी दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे आपका ये संपूर्ण झारखंड का PYQ टेस्ट जो है ऐप में आप देख सकते हैं, संपूर्ण झारखंड भी देख सकते हैं। लाइन कट गया है, क्वेश्चन अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उसको आप पॉज कर लीजिएगा और उसका आंसर जो है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी टाइम नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे आपको नहीं बता पा रहे हैं, बंद हो जाएगा। अभी लाइट कट गया, फिर से रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ये है, पॉज करके देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, और चौथा क्वेश्चन ये है। जरूर इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।